वेलकम बैक। इस्लामाबाद के आलीशान सरकारी कमरों में जब कोई सरगर्मी होती है तो कहानी सिर्फ उस एक दस्तखत पर खत्म नहीं होती जो फाइल पर दिखती है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के दस्तखत तो हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे जो असली फोर्स मल्टीप्लाई है वो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और जाहिर है दुनिया भर के डिप्लोमेटिक हलकों में इस पर वाह हुई, सिवाय इसराइल और इंडिया के जो खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते असर से खुश नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ तारीफों से अपनी कौमी तिजारत और मुल्की मईशत चला सकते हैं? अब वक्त आ गया है कि इस ग्लोबल इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक कामयाबी को रियल इकोनॉमिक गेन यानी मुआशी फायदे में तब्दील किया जाए। क्या इस्लामाबाद में ये सोच पाई जा रही है? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री और आम शहरी इस वक्त एनर्जी कॉस्ट यानी कि बिजली के बिलों और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के बोझ तले सिसक रहे हैं। फैक्ट्री मालिक से लेकर आम घर चलाने वाले तक सबका सिर्फ एक ही रोना है, बिजली का बिल कैसे देंगे, या बिजली कब आएगी, या फिर गैस कब आएगी। इस माशी दलदल से निकलने का एक रास्ता हमारे सामने सालों से मौजूद था और हर बार उम्मीद बंधी और फिर बिखर गई। हम बात कर रहे हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की। चलिए इसकी दर्द भरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये कोई नया ख्वाब नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट पहले कंसीव हुआ था 1950s में, लेकिन इसकी असल शक्ल 1994 में ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन के तौर पर प्रपोज की गई थी, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। और हाँ, उस वक्त इंडिया भी इस प्रोजेक्ट में शामिल था। वैसे वो वक्त भी अजीब लगता है अब। तो 2008 और 9 में इंडिया ने यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की और फिर यूएस सैंक्शंस के डर से प्राइसिंग और सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाकर रस्मी तौर पर इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। इस सब के बावजूद फवायद को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान परसिस्टेड। तो मार्च 2010 में पाकिस्तान ईरान ने अनकरा तुर्की में बायलैटरल ईरान पाकिस्तान गैस डील साइन की। शर्त ये थी कि दोनों मुल्क 2014 तक अपना अपना सेगमेंट मुकम्मल करेंगे, वरना भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। 2013 में सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानियन सदर महमूद अहमदीनेजाद ने इस $7 बिलियन के प्रोजेक्ट का रस्मी इफ्तिताह किया। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा 2024 में सदर बन चुके हैं और उन्होंने फिर से इस पाइपलाइन को मुकम्मल करने का वादा दोहराया। सिर्फ सदर साहब ही नहीं, बल्कि उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा छोड़ने के बाद इस बारे में बात की थी। उनका ये क्लिप भी मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली स्टिल कमिटेड टू द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, जल्द से जल्द मुकम्मल हो और उस तरीके से मुकम्मल हो जिससे ना पाकिस्तान को ना ईरान को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल इसी में है कि हम अपने खास तौर पे ईरान जैसे नेबर के साथ एनर्जी का और दूसरी चीजों का ट्रेड किया जाए। ईरान ने तो अपना 900 किलोमीटर का हिस्सा $2 बिलियन खर्च करके बना भी लिया, लेकिन पाकिस्तान फंस गया। जैसा कि सोशल मीडिया पर आजकल कहते हैं ना कि वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सालों साल पाकिस्तान यूएस प्रेशर और इंटरनेशनल सैंक्शंस के डर से काम आगे बढ़ा ना सका। साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 2013 में साफ कहा था कि जैसे ही पाकिस्तान ईरान से गैस इंपोर्ट करेगा, अमरीकी, यूएन और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लागू होंगे। ईरान बार बार वार्निंग देता रहा कि अगर डेडलाइन पूरी ना हुई तो पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर $18 बिलियन तक जुर्माना हो सकता है। इस कानूनी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने विल्की फार और व्हाइट एंड केस जैसे टॉप इंटरनेशनल लॉ फर्म्स को भी हायर किया। यानी एक वक्त पर पाकिस्तान ने लो डिमांड और सैंक्शंस के डर से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन करने या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें भी की। लेकिन जनवरी 2026 तक जो हालात थे और अब जून में 2026 में जो हालात हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ना सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान नए डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग्स बन चुकी हैं, बल्कि बैकग्राउंड में अमेरिका के साथ सेटिंग भी बेहतर होती नजर आ रही है। अगर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खित्ते में जारी तनाज़ात के बावजूद आगे बढ़ता है और अगले 60 रोज के टेक्निकल टॉक्स कामयाब होते हैं, तो ईरान पर से अमरीकी और यूएन पाबंदियां नरम हो सकती हैं। इसके नतीजे में रिकंस्ट्रक्शन और मुआशी डेवलपमेंट के लिए $300 बिलियन तक का रास्ता खुल सकता है। और इसका डायरेक्ट फायदा किसे होगा? पाकिस्तान को। पाकिस्तान का ईरान के साथ तिजारत का रास्ता, सेंट्रल एशिया का रूट और एनर्जी कोऑपरेशन सब खुल सकता है, अगर हमारी डिप्लोमेटिक कोशिशें कामयाब रहीं। पाकिस्तान इज ऑन द ग्लोबल मैप,
लेकिन इस मैप पर अब गौर करने की जरूरत है, जिसमें आपको पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन का प्रपोज रूट नजर आ रहा है। जाहिर है इस प्रोजेक्ट की कामयाबी जियोपॉलिटिक्स और यूएस सैंक्शंस के साए से निकलने पर ही डिपेंडेंट है, और साथ ही बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मसाइल को तवील बुनियादों पर हल करने पर। मगर आखिरी सवाल फिर वही है, क्या हमारी लीडरशिप इस बार सिर्फ MOU पर दस्तखत करेगी, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ये जोड़ी इस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट को वाकई हकीकत का रूप देकर आम पाकिस्तानी को सस्ती बिजली का तोहफा देगी। इस बैनुल-अक़वामी फतह के बाद पाकिस्तानी अवाम की अपनी फतह कब होगी? प्रोग्राम में हमारे दूसरे गेस्ट हैं एनर्जी एक्सपर्ट आसिम रियाज। आसिम रियाज एनर्जी एडवाइजर भी हैं जो एनर्जी सेक्टर, गैस, सोलर और पावर पॉलिसी पर गहरी नजर रखते हैं और पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को समझने और उसके हल पर फोकस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रियाज साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहला सवाल, अब ये जो इस्लामाबाद MOU जिस पे दस्तखत हो चुके हैं, एक फ्रैजाइल पीस नजर आ रही है, लेकिन इससे मौका भी नजर आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि चाहे पाक ईरान गैस पाइपलाइन हो या दीगर इकोनॉमिक और एनर्जी अपॉर्चुनिटीज हो, कौन सी बन सकती हैं और हमने क्यों इससे पहले मिस की थी? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी जो एफर्ट्स हैं, इसका मैं एज अ सिटीजन शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दुनिया को ग्लोबल क्राइसिस से बचा दिया। और इसी तरह अगर आप देखें जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्राइसिस मैनेजमेंट की है, हम 808 MMC ऑफ दी प्री वॉर LNG ले रहे थे, जो पाकिस्तान की 20 से 25% सप्लाई है, और वो बाय अप्रैल 0 MMC ऑफ दी हो गई। तो 25% सप्लाई खत्म होने के बावजूद गवर्नमेंट ने एहसास एक सिटीजन को नहीं होने दिया कि इतना बड़ा सिस्टमिक शॉक आया है। और पेट्रोल को भी जिस तरह उन्होंने लेवी इसलिए बढ़ाई कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टोरेज नहीं थे, और पेट्रोल क्राइसिस को भी मैनेज किया, और अभी पेट्रोल प्राइस 300 से नीचे कर ली, तो गवर्नमेंट हैज शोन दैट इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द क्राइसिस। अगर हम पीछे देखें तो पाकिस्तान ने 2009 में ये मुआहिदा किया ईरान पाकिस्तान के साथ। उस वक्त पाकिस्तान गैस शॉर्टेज का शिकार था और पाकिस्तान गैस शॉर्टेज की तरफ जा रहा था, जिसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में प्राइस सिग्नल कंज्यूमर तक ट्रेवल नहीं होता, जितनी गैस की कीमत है वो रिकवर नहीं होती। तो 2009 के बाद हम 2015 में हमने जब LNG इंपोर्ट करने का सोचा और 2016-17 में LNG लेके आए, तो हमने बेसिकली LNG इंपोर्ट की थी टू रिप्लेस HSD एंड फर्नेस ऑयल। 8000 मेगावाट के हमारे पास ऑयल बेस्ड जनरेशन लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमने LNG इंपोर्ट की। और इसमें हमारे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने सिर्फ ऑयल से इसका कंपैरिजन किया, लेकिन LNG मॉलिक्यूल जो हमारा इंडिजिनस मॉलिक्यूल है उससे 3 गुना महंगा था। अगर हम ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन की बात करें तो LNG के अभी हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। QG कतर गैस के साथ है 13.37% ऑफ ब्रेंट, ये ब्रेंट ऑयल इंडेक्स है, और एक कॉन्ट्रैक्ट है QP USP है, वो 10.2% है। तो ईरान पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन की प्राइस है वो इन दोनों से ज्यादा महंगी है। अगर मैं $85 का ब्रेंट अज्यूम करूं तो जो QP USP है 10.2% ऑफ द ब्रेंट, वो $2.5 सस्ता है। $2.5 इज अ ह्यूज मार्जिन। तकरीबन आप कहीं 7 से 8 मिलियन डॉलर कार्गो सस्ता है कतर का कंपेयर टू ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स ही नहीं बनती इस पाइपलाइन की अनलेस हम प्राइस को रिविजिट करें। ठीक है, फीजिबल नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ और क्या एनर्जी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, खासतौर पे एनर्जी, क्योंकि हम बहुत दूर से इंपोर्ट करते हैं। ये नजर आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो बंदिश थी, वनरेबल भी बहुत ज्यादा है हमारे जो सप्लाईज हैं टू कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैंने ये तारीफ इसलिए की कि 92% हमारा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुर्मुज से आता था, हमारी 100% LNG हुर्मुज से आती थी। गवर्नमेंट ने ये मैनेज किया है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी गवर्नमेंट ने दिखाई है। यही कैपेबिलिटी उन्हें गैस सेक्टर रिफॉर्म्स में दिखानी है। पाकिस्तान हुर्मुज में जब एंटर हुआ तो 2025-26 में भी है 40 सरप्लस LNG कार्गोस। तो हमें ये देखना है कि अगर ईरान से सस्ता मॉलिक्यूल जो हमारे पास LNG की
सूरत में अवेलेबल था, वो 40 सरप्लस LNG कार्गोस क्यों थे? तो हमारा मसला इस वक्त सप्लाई का नहीं है। जैसे बिजली में जो मसला है वो इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बेतहाशा है, सरप्लस कैपेसिटी बढ़ी हुई है, 73% फिक्स्ड कॉस्ट बन गया। हमारा डिमांड का मसला है। जो गैस सेक्टर में बड़े मसाइल हैं वो मार्केट डिजाइन का है और बंडल्ड यूटिलिटी नेटवर्क है कि हम लिबरलाइज नहीं करना चाह रहे गैस मॉलिक्यूल को। बाकी ईरान से हम बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर देना चाहिए, हमें उन्हें रिवाइव रखना चाहिए प्रोजेक्ट, लेकिन उसको रिविजिट करनी चाहिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन LNG के मुकाबले में जहां 6 से 8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, LNG इज मोर वायबल, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। और ईरान से हम LPG ले रहे हैं, ईरान तकरीबन 15 मिलियन टन पर एनम LPG प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान का जो मेजर सप्लाई है LPG का वो ईरान से है। पाकिस्तान की LPG मार्केट 1.8 MTP की है, तो वो हम ले सकते हैं। हम 3 जगहों से उनसे ले रहे हैं। ताफ्तान मैंने खुद भी विजिट किया है, वहां हम रेलवे के थ्रू भी LPG ले सकते हैं, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। और क्रूड ऑयल को भी अगर ईरान हमें डिस्काउंट पे दे तो कंसिडर कर लेना चाहिए। बाकी अपॉर्चुनिटीज तो अगर आप देखें कि गैस सेक्टर में जो पाकिस्तान की 40%, मैं गैस सेक्टर को इसलिए कहता हूं कि ईरान के पास दुनिया का दूसरा बड़ा रिजर्व है। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में है जहां दुनिया के 4 बड़े ही, रशिया से भी हमारा बॉर्डर मिलता है, चले रशियन गैस हम नहीं ला सकते, लेकिन तुर्कमानिस्तान, ईरान और कतर, इन तीनों के साथ हम बैठे हैं। दुनिया की इन्हीं 50% से ज्यादा गैस हमारे बॉर्डर पे बैठी हुई है, तो हम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ठीक है, सो यानी कि अपॉर्चुनिटीज इस वक्त खुल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रियाज साहब हमें वक्त देने का। और अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि कौन कौन से ममालिक में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी है।